हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने क्लास 10 की औद्योगिकरण की प्रीवियस वीडियो देखी होगी। उसमें हम कार्ड बता रहे थे, कार्ड किस चीज के कार्ड बता रहे थे आपको कि किस कार्ड की वजह से जो भारतीय थे उन्होंने औद्योगिकरण चल रहा युग चल रहा था उसमें सहयोग क्यों नहीं करा। ठीक है, वो लोग क्यों हट गए थे उसमें से, वो हमने कारण बताए थे और कुछ कारण हमारे शेष रह गए थे, तो उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लिखिए औद्योगिकरण का युग चैप्टर का नाम लिखिए जल्दी से। राइटिंग नहीं देखनी, हमें जल्दी से हमें अपना कॉन्सेप्ट समझते चलना है और हम बोल रहे वो लिखते जाइए। ठीक है, यही बोलते हैं जो हम लिखवाते इसमें, जो हम लिखवाते वही बोलते। ठीक है, क्योंकि देखिए जल्दी से हमें समझना है, क्योंकि जो हम बोलते जाते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। लिख तो आप तब वो भी सकते हो, जो हम बोल रहे वही चीज यहाँ पे लिखवाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे कारण शेष रह गए थे हम उसको कंप्लीट करते, तो हमारे 3 से 4 कारण हो चुके। उसके आगे का कारण जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। कितने % गिरावट आई थी हमने बताया था। ठीक है, हमने बताया था कितना % गिरावट आने लगी थी, कितना %। 1811 से लेकर 1812 के बीच में कितने % थी, 33%। 1950 से 1951 के बीच कितनी थी, 3%। सोचिए 3% बिल्कुल ना के बराबर गिरावट आ गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि मतलब ये अंग्रेज भी जानते थे कि जो भारत में कपास उत्पन्न होता है वो इतना अच्छा कपास होता है, उससे जो कपड़े निर्मित करे जाते हैं, जो हाथों द्वारा हस्त निर्मित कपड़े होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, वो कहीं पे भी नहीं मिलते, विदेशों में भी नहीं मिलते। तो वो देखने निकले थे कि बताओ ऐसा क्या हुआ कि जो इसकी मांग में गिरावट आ गई। तो उन्होंने देखा कि वो काम कोई करना नहीं चाह रहा, क्योंकि देखिए कोई उन्हीं के देश में आके उनसे ही काम करवा रहा और पैसे भी नहीं दे रहा। समझिए, उपनिवेश स्थापित करके तब काम करवा रहा उनसे। ठीक है, उपनिवेश स्थापित करके तब उनसे काम करवा रहा है, तो वो कैसे करेंगे। तो ये बातें हमने बताई थी और ये परसेंटेज वाली बातें याद रखिएगा। कौन से समय में कितना % कम, यानी कि निर्यात कम हो रहा था, ये आप याद रखिएगा। और ये समय भी याद रखिएगा। ठीक है, समय भी याद रखिएगा। बात करते हैं अच्छे किस्म की कपास ना मिल पाना। हमने क्या बताया कि हमारे यहाँ कपड़ा तो बनता था अच्छा, लेकिन कपड़ा बनने के लिए उसके लिए धागा अच्छा होना चाहिए, धागा बनने के लिए कपास अच्छा होना चाहिए। और कपास सबसे अच्छा कहाँ उत्पन्न होता था, सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ होती थी सबसे अच्छे कपास की, भारत में होती थी। हमने बताया आपको सबसे अच्छा कपास उत्पादन हमारे भारत में ही होता था। ये बात अंग्रेजों को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे उपनिवेश स्थापित करा। वो चाहते थे कि अब हम यहाँ पे कंपनियां खोलेंगे, अगर हम कपड़े बना के बेचेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, हमें ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसको समझते हैं अच्छे किस्म की कपास ना मिल पाना। अब जब गिरावट आने लगी, जाहिर सी बात है कि किसी न किसी चीज में कमी आई होगी, या फिर कपड़ा खराब बना होगा, या फिर रेशम खराब, या फिर हमारा सूत या फिर रेशम खराब होगा। तो उसी की बात करते हैं, अच्छे किस्म की कपास ना मिल पाना। अच्छे किस्म की कपास ना मिल पाना, लिखिए इसको, अच्छे किस्म की कपास ना मिल पाना। समझ रहे हो आप, हमने क्या बताया, गिरावट आई है। अगर देखिए, ठीक है, जैसे कोई दुकान चल रही है, कोई दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है, और वो अचानक बंद हो गई, कुछ तो कारण रहा होगा ना, कुछ कारण रहा होगा जिस कारण वो बंद हो गई। ठीक है, या फिर उसके क्या का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, या फिर कुछ इलीगल धंधे करते होंगे वो लोग, तो इसलिए वो बंद हुआ होगा। तो वैसे यहाँ पे क्या गड़बड़ी थी, यहाँ पे अच्छा कपास नहीं मिल पा रहा था, और जब अच्छा कपास ही नहीं होगा तो सूत अच्छा नहीं होगा, सूत अच्छा नहीं होगा तो कपड़े अच्छे कैसे बनेंगे, आप खुद ही बताइए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमारा इसमें इसको ही हमें समझना है कि अच्छे किस्म के जब हमें कपास नहीं मिल पा रहे थे तो हम इसके अंदर हम क्या पॉइंट समझेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसकी बातों समझते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे कि अमेरिका के गृह युद्ध शुरुआत और अमेरिका में कपास आमंद हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जब बात करी जा रही है, अब जब किसी भी देश में लड़ाई चल रही है, ठीक है, लड़ाई चल रही है, विश्व युद्ध की बात करी जा रही है, यहाँ पे विश्व युद्ध की बात करी जा रही है। अब किसी भी देश से लड़ाई चल रही है तो क्या वहां की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, क्या वहां की अर्थव्यवस्था ठीक होगी उस समय? बिल्कुल नहीं होगी।
पूरा उथल पुथल मच जाता है जब वहां पे विश्व युद्ध हो रहा और वहां पे अर्थव्यवस्था देखने की बात आएगी, ठीक है। तो वहां पे अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी, तो उसी की बात करी जा रही है। क्या लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, अमेरिका का गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका में कपास की आमद बंद हो गई। लिख लीजिए, अमेरिका की गृह युद्ध शुरुआत और अमेरिका की गृह युद्ध शुरुआत और, ठीक है। हमने क्या बताया, अगर किसी भी देश में युद्ध चल रहा हो तो क्या होगा, वहां की अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी उस समय, ठीक है। वहां की अर्थव्यवस्था उस समय सही नहीं होगी, ये बात को समझ लीजिए आप। शुरुआत और अमेरिका में पॉइंट्स लिखते जाइए, और अमेरिका में कपास की आमद बंद हो गई। कपास आमद बंद हो गई। लिख लीजिए, हमारे जो पॉइंट्स है इसको हमें समझना है कि जब हमें अच्छे कपास नहीं मिल पाए तो क्या क्या कमियां आई, ठीक है। क्या क्या कमियां आई किसमें, औद्योगिकरण में, ठीक है। क्या क्या कमियां आई औद्योगिकरण में। तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। अब आप सोचोगे ब्रिटेन और अमेरिका पास में ही है, इसीलिए बात करी जा रही। तो ब्रिटेन क्या करने लगा, किससे, भारत से मांगने लगा कच्चा माल। वो क्या कह रहा, हमने क्या बताया यहाँ पे, जब कच्चा माल ही अच्छा होता है। अब यहाँ कच्चा माल क्या कहा जा रहा है कि कपास, कच्चा माल का मतलब क्या, हमारा यहाँ पे कपास की बात करी जा रही है। कपास से ही सूत बनता है, सूत से ही कपड़े बनते हैं, तो उससे बताया जा रहा है। तो अमेरिका में जब वहां पे युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो वहां की अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात सही नहीं होगी। तो ब्रिटेन ने क्या करा, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। लिखते जाइए, हम एक एक लाइन को बार बार बोलते हैं। तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। समझ रहे हो आप। तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा, किस लिए कि अब हमें अगर कच्चा माल मिल गया तो अच्छे कपड़े तो हम भी बना सकते हैं ना कंपनियों में। कि अगर हमें, कि अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं मिठाई अच्छी बन रही है तो जाहिर सी बात है वहां का जो दूध होगा, अगर वहां जिस कंपनी का आता होगा वो दूध की क्वालिटी बढ़िया होगी, तभी तो वहां की मिठाई बढ़िया बन रही है कि नहीं। कुछ तो ऐसा करा जाता होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जब सूत बढ़िया होगा, जिस जगह कपास बढ़िया होगा, कच्चा माल की बात करी जा रही है, तो अगर कच्चा माल मिल गया किसी भी देश को तो वो अपना कपड़ा बना सकता है, चाहे जैसी डिजाइन दे दे। क्योंकि जब कपड़ा अच्छा है तो डिजाइन कुछ भी होगी आदमी लेगा उसको, ठीक है, आदमी उसको खरीदेगा, क्योंकि जब उसका कपड़ा अच्छा है, ठीक है, उसका कपड़ा अच्छा है। तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा, इसको लिख लीजिए। और भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत का जब उसने मांगा, अब जाहिर सी बात है, अब आप सभी अभी आलू लेने जाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है, आपको सस्ता पड़ेगा 15 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन आप जब यही होली के समय जाओगे, क्यों उसका रेट बढ़ जाता है, बता सकता है क्यों? क्योंकि उसकी मांग बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। जब किसी भी चीज की मांग बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि जब वहां पे कपास को जब अधिक मात्रा में मांगा गया। अब बताइए, ब्रिटेन मांग रहा है हमारे भारत से कपास, सोच लीजिए, ब्रिटेन भारत से कपास मांग रहा है क्योंकि जानता है यहाँ का कपास सबसे बढ़िया है, तो हमें कपास ले लेना चाहिए, तो वो हमसे कपास ले रहा है। अब अन्य देश भी लेंगे, उनको देख के अन्य देश भी लेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इससे आप समझ सकते हो, अभी आप आलू लेने जाओगे तो आपको सस्ते मिलेगा, लेकिन आप ये जब होली के समय जाओगे तो आपको ये बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, बहुत महंगा मिलता है। इसी कारण होता है, अगर किसी चीज की मांग बढ़ी है तो उसकी कीमत भी जरूर बढ़ेगी, आप समझ लीजिए इसको। आज के जब मतलब कि वर्तमान समय से जोड़ के पढ़िए, जो हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आएगी। उदाहरण आपको हम इसीलिए देते ताकि आपको याद रहे, ठीक है। भारत से कच्चे माल के निर्यात में, भारत से कच्चे माल के निर्यात में, कच्चा माल क्या, खाली कपास मांग रहे हो, वो कह रहे कपड़ा भी बना के ना दो हमें, खाली कपास दे दो, हम कपड़ा बना लेंगे हमें, क्योंकि यहाँ का कपास सबसे अच्छा है, ठीक है। तो कपास के
निर्यात में, ठीक है, कपास के निर्यात में क्या हुआ, निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज की अगर मांग बढ़ेगी, किसी भी चीज की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत जरूर बढ़ेगी, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और भारतीय बुनकरों को कच्चे माल नहीं खरीद और भारतीय बुनकर कच्चे माल नहीं खरीद पा रहे थे। अब क्या बताया जा रहा है कि जब बाहर के देश आ रहे थे तो बाहर के देश वाले क्या कर रहे थे, जो भारतीय लोग थे उनको जो मुंह मांगी कीमत है उनको देकर उनसे कपास ले रहे थे। तो क्या हुआ, अब उन्होंने इतना मतलब कि जो उनसे डिमांड करी जा रही जितनी पूंजी की वो उनको दे रहे थे। लेकिन जब उन्हीं के देश में यानी भारत के लोग जब जो वहां के बुनकर थे कच्चे माल नहीं खरीद पा रहे थे तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जब भारतीय बुनकरों को कच्चे माल नहीं खरीद पा रहे थे, लिख लीजिए भारतीय बुनकर कच्चे माल नहीं खरीद पा रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे। जब भारतीय बुनकर ही वहां का कच्चा माल नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जो भारत के जो बाहरी देश थे वो क्या कह रहे थे, हम मुंह मांगी कीमत देंगे आपको, हमें बस आप अपना कपास दीजिए जो आपके यहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है, जो आपके यहाँ उत्पन्न होता है हमें बस वो कपास चाहिए। भारत में फैक्ट्रियों का आना, ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई, इतने ही पॉइंट्स है हमारे। इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए पहले। लिख लिया आपने। अब आप ये लिखिए कि भारत में फैक्ट्रियों का आना, ठीक है, भारत में फैक्ट्रियों का आना, कि जब बाहरी देशों से जब भारत में वो फैक्ट्रियां आई, ठीक है, भारत में फैक्ट्रियां आई तो उनको क्या कि हमने क्या बताया कि जब भारत में उपनिवेश स्थापित कर लिया गया है तो अब वो जो बाहर के देश जो जिन्होंने हमारे ऊपर उपनिवेश स्थापित करा वो अपनी कंपनियां ही चलाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, भारत में फैक्ट्रियों का आना। ये सब हमारा, इसको हम देखिए औद्योगिक इतने अच्छे से समझाएंगे आपको, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा तब आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन होगा तब आप क्लियर करके आओगे, तब आप उसको लिख के आओगे, अच्छे से लिख के आओगे, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले यहाँ आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हाँ क्या क्या हुआ उसमें, आप औद्योगिकरण बस आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप नहीं लिख पाओगे उसमें। ठीक है, आप नहीं लिख पाओगे, तो उसी के लिए तो हर एक पॉइंट आपको अच्छे से बताया जाता है। क्या लिखा है, भारत में फैक्ट्रियों का आना। ठीक है, भारत में जब फैक्ट्री आई तो उसमें काम स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा, वहां पे कंपनियों में वो कच्चा माल लगेगा। ठीक है, उससे कपड़े बनाने के लिए मजदूर लगेंगे और कंपनी में निवेश करने के लिए पैसे लगेंगे। समझिए, आपको कंपनी में निवेश करने के लिए पैसे लगेंगे और कंपनी को चलाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, कंपनी को चलाने वाला भी होना चाहिए। इन सभी को बातों को ध्यान रखते हुए हम इसके सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, अब ये भी हमें पता करना रहेगा कि भारत में कंपनियां आई तो अब हर जिलों में तो ये आई नहीं होंगी। कुछ हमने क्या बताया, कुछ भारत की जो फेमस जगह है यानी कि जो मजबूत जिले हैं उनको कंप्लीट कर लेगा, तो जाहिर सी बात है उसने भारत पर निवेश स्थापित कर लिया। तो अब जो मशहूर यानी कि मशहूर एक तरह से यानी मजबूत जिले को पकड़ करके उन्होंने अपना जहाँ पे फैक्ट्रियां डाली, तो वो कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करा। 1854 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल लगी। ठीक है, सन 1854 में मुंबई में, लिख लीजिए और ये याद रखिएगा, कुछ भी कर लीजिए, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। सन 1854 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल लगी। पहली कपड़ा मिल कहाँ, पहली कपड़ा मिल सन 1854 में कहाँ पे, मुंबई में याद रखिएगा। दूसरी 1855 में पहली जूट मिल बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में, ले लीजिए सन 1855 में पहली जूट मिल बंगाल में।
समय भी याद रखिएगा, जगह भी याद रखिएगा, और किस चीज की कंपनी। यहाँ की देखिए, पहले वाले में कहाँ पे कपड़ा मिल, दूसरे वाले में जूट मिल, ठीक है, जूट मिल, याद रखिएगा। लिख दिया 1855 हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारा, 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई की मिल खुली थी, ठीक है, कताई और बुनाई की हर जगह अलग अलग खुली थी। अब आप समझिए, अब हर जगह पे कि अब एक जगह ऐसा तो होगा ना कि यहाँ पे देखिए कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं से केक बनाया जा रहा है तो वहां पे डायरेक्ट वहीं से केक बन के हर जगह डिलीवर करा जा रहा है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब देखिए केक में जो बन लगता है तो वो किसी और कंपनी में बनता है, जो उसमें क्रीम लगती है वो अलग कंपनी में बनती है। अब दोनों लोग अलग अलग कंपनी की चीजें लाते हैं, खरीद के लाते हैं, क्रीम भी अलग लाते हैं और वो बन भी अलग खरीद के लाते हैं, और फिर उसको मिला करके केक बना के फिर वो लोग बेचते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। तो वैसे ही इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हर जगह वो कपड़ा बनाने का ही खोल देंगे तो कहीं पे जो कताई भी तो करवानी पड़ेगी। अब क्या बाहर से कपड़ा बना बनाया खरीद रहे हो क्या कि आप प्रिंट करके बेच सकते हो? ऐसा नहीं है। तो क्या है, सन 1854 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल खुली, सन 1855 में पहली जूट मिल कहाँ खुली, बंगाल में, सन 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुली। लिख लीजिए, सन 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल लगी, ठीक है, खुली, इसको लिख लीजिए। मद्रास चेन्नई, ठीक है, आप कुछ भी समझ लीजिए, मद्रास लिखिए, मद्रास सही है, ठीक है। मद्रास में पहली कताई और बुनाई, हर जगह देखिए अलग अलग मिल खुली है। ऐसा इसलिए हुआ, हमने बता दिया किस लिए, क्योंकि हर जगह कपड़ा बनेगा ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं होगा। कहीं पे कताई होगी, कहीं पे बुनाई होगी, कहीं पे कपड़े बनेंगे, कहीं पे दूसरी जगह जाके प्रिंट होगा, है कि नहीं, दूसरी जगह जाके प्रिंट होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हर जगह एक ही जगह हर काम हो संभव नहीं है, तो इसीलिए देखिए हर जगह अलग अलग फैक्ट्रियां खुली, उनका सन और मतलब कि उनका समय, नाम और जगह का नाम भी हमने लिख दिया है। इस उद्योग को बात करते हैं, इस उद्योग को चलाने वाला भी तो कोई होगा, इसमें पैसे जिसने निवेश करा होगा वो भी कोई होगा, ठीक है। और इसके लिए मजदूर कहाँ से आ रहे थे, इसके लिए मजदूर कहाँ से आ रहे थे, वो भी तो चाहिए। मजदूर के बिना फैक्ट्री में आप क्या डायरेक्ट कपड़े निकलेंगे क्या, किससे, मशीनों से? ऐसा नहीं हो सकता, मजदूर तब भी चाहिए, मजदूर तब भी चाहिए। और ये सब हमारे, और ये इन सब बातों का जवाब हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो पॉइंट हमने बोले ना, ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। ये आप कहोगे ये तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, लेकिन ये आंसर वाले क्वेश्चन है, ये आंसर वाले क्वेश्चन है, समझिए आप, ठीक है, ये आंसर वाले क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यह उद्योग की, इसको लिखेंगे कैसे, यह उद्योग कौन लगा रहा था, यह उद्योग कौन लगा रहा था, ये उद्योग कौन लगा रहा था, ये उद्योग कौन लगा रहा था, ठीक है, ये उद्योग कौन लगा रहा था, समझिए इसको, ये उद्योग कौन लगा रहा था, ये सब हमारे आंसर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये उद्योग कौन लगा रहा था, ये बात हमें पता करनी पड़ेगी। इसमें निवेश किन किन लोगों ने करा उनको भी हमें समझना पड़ेगा, और जो लोग उसमें पैसा लगाते थे, जो कंपनी निवेश कर, यानी कि कंपनी का स्टार्टअप करने के लिए उसमें पैसा लगता है कि नहीं, ठीक है, पैसा लगता है, तो उसी की बात करें। यह उद्योग कौन लगा रहा था, ये हमने समझ, ये हम पॉइंट लिखेंगे उसमें। उसके लिए पूंजी कहाँ से आई, ठीक है, पैसा कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए उसको लिखेंगे। उसके लिए पूंजी कहाँ से आई, उसके लिए पूंजी कहाँ से आई, ये हमारे जो ये वो क्वेश्चन है जो हमारे आंसर में लिखने हैं, ठीक है। कि अब देखो जो आपने आंसर लिखा है उससे लगना चाहिए जो एग्जामिनर है कि हाँ आप उससे बात करो कि आप बताना चाह रहे हो। देखो ये सब हमने पॉइंट्स लिखे तो इससे क्वेश्चन भी उत्पन्न होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हमने यहाँ साफ साफ लिख दिया। क्या होगा, यह उद्योग चला कौन रहा था, ठीक है, यह उद्योग चला कौन रहा था, उसके लिए पूंजी कहाँ से आई और उसके लिए मजदूर कहाँ से आए, ठीक है, उसके लिए मजदूर कहाँ से आए, मिल में काम करने वाले लोग कहाँ से आए, लिख लीजिए, मिल में काम करने वाले लोग कहाँ से आए,
ठीक है। मिल में काम करने के लिए लोग कहाँ से, हमने क्या बताया था, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो लोग जो नहीं चाहते थे, भारतीय लोग नहीं चाहते थे कि हमें काम करना पड़े, तो वो क्या करने लगे, किसानी करने लगे। ठीक है, किसानी करने लगे। तो अब क्या बात है कि जब वो फैक्ट्रियां खुली तो उसके लिए मजदूर तो लाना ही पड़ेगा ना। अब वो भारत में खोले तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आए यहाँ पे कंपनी खोले तो वो अपने यहाँ से जाके मजदूर भी अपने यहाँ से लाएंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग उन्होंने यहाँ पे उपनिवेश स्थापित कर लिया था, तो यहीं के लोगों को मजदूर बनाया था उन लोगों ने। तो हमने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वो लोग किसानी करने लगे थे, लेकिन अभी वो लोग इसमें भी आए थे। ठीक है, फैक्ट्रियों में आए थे। इस बात को उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ हम काम करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, लेकिन हमें अब फैक्ट्रियों में काम करना पड़ेगा जहाँ पे हाथों निर्मित वस्तु, यानी कि हाथ से कोई दिन भर में 10 कपड़े बनाता है तो फैक्ट्री में वही मशीन कितना बनाएगी, 100 बनाएगी। ठीक है, तो सोचिए जब वो उत्पादन उसका ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसको बेचने के लिए अपने देश के अलावा बाकी देशों में भी जाना पड़ेगा, ताकि बाकी देशों में, क्योंकि जब हमारा उत्पादन हो रहा है तो उतनी तेजी से हमको बेचना भी तो पड़ेगा ना, उतनी तेजी से बेचेंगे, वरना अगर पड़ा रहेगा तो हमारे पास खराब हो जाएगा। इसी बात को हम समझेंगे कि उसके लिए पूंजी कहाँ से आई और मिल में काम करने वाले लोग कहाँ से आए, मिल में काम करने वाले लोग कहाँ से आए, और उद्योग, यह उद्योग लगा कौन रहा था, यह उद्योग लगा कौन रहा था, ये बात आपने समझ ली। यह उद्योग हम आपको बता रहे, यह उद्योग भारतीय लगा रहा था। आप कहोगे भारतीय लगा रहा था, ऐसा क्यों? अब बताइए, अंग्रेज है, ठीक है, अंग्रेज अगर वो कंपनी का मैनेजर हुआ तो वो इंग्लिश में बात करेगा उन लोगों से, है कि नहीं? वो इंग्लिश में बात करेगा तो क्या भारतीयों को समझ में आएगा? लेकिन जो लोग पढ़े लिखे थे वो तो समझ पाएंगे, लेकिन जो मजदूर थे क्या वो समझ पाएंगे? तो वो क्या करता था कि जैसे देखिए, आप सभी अभी राशन की दुकान पे जाते हो तो वो क्या होता है, राशन की दुकान पे आपकी गली मोहल्ले का ही होता है, कोई एक व्यक्ति होता है जो आपको बांटता है राशन। ऐसा क्यों करता है कि उसकी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है, उसकी बात आपको समझ में आएगी। अब ये नहीं होगा कि गृह मंत्री आपको अनाज बेचेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो वो उसने एक तय कर दिया कि हाँ ये आदमी आपको बेचेगा, तो वैसे ही उन्हीं लोगों के बीच में से एक को उठा के मैनेजर बना दिया। अब क्या करेगा, उसको वो पैसे देगा, थोड़े ज्यादा देगा, क्यों? क्योंकि उसको मैनेजर बनाया। लेकिन वो क्या होगा, वो पढ़ा लिखा भी होगा, ताकि वो अंग्रेजों की भी बात सुन सके और अपने काम, जो भारतीय लोग वहां पे मजदूर लगे वो उनको काम भी करवाने के लिए कह सके, वो हिंदी में उनसे बात कर सके। तो इसके लिए क्या होगा, ये हम लिखेंगे। इसको चला कौन रहा था? इसको चला रहे थे भारतीय लोग ही चला रहे थे। इन पॉइंट्स को लिखिए, इसके आगे पॉइंट्स हम लिखवाते हैं। क्या बताया हमने, ये कंपनियां चला कौन रहा था, ये उद्योग चला कौन रहा था, ये भारतीय चला रहे थे। कौन चला रहा था? ये उद्योग हमारे भारतीय लोग ही चला रहे थे। इसको हम कैसे लिखेंगे, यह उद्योग भारतीय लोग, यह उद्योग भारतीय लोग लगा रहे थे। अब इसमें निवेश करने के लिए होना चाहिए, निवेश करने के लिए होना चाहिए। अब निवेश कौन करेगा? भारतीय ही करेगा, भारतीय करेगा। आप कहोगे जब वो कमाई नहीं रहा तो निवेश कैसे करेगा? हमने क्या बताया, जब वो अपने, यानी जब खुद हाथ से निर्मित वस्तु बेचता था तो सबसे अच्छा माल हमारे यहाँ, कच्चा माल कहाँ? भारत में उत्पन्न होता था। वो लोग हाथ से निर्मित वस्तुएं बेचते थे तो उससे तो कुछ धन प्राप्त हुआ होगा ना उन लोगों को। तो वो जो धन प्राप्त हुआ था चीन से और बाकी कई देशों से, इंग्लैंड से, जो उन्होंने व्यापार करा था, उससे जो पैसे बचा कर रखे होंगे उसी को तो निवेश करके उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करना स्टार्ट करा। तो इसका हमने क्या बताया कि इसको चला कौन रहा? इसको चला भी भारतीय रहा है, और इसमें निवेश भी किसने करा है? भारतीय ने ही करा है। तो उसका नाम हमें याद करना पड़ेगा। कौन सा भारतीय था? अब वो हर एक भारतीय थोड़ी ना चंदा देगा, उसका कोई हेड होगा जिसके पास पूरा हिसाब होगा, वो पैसा लगाएगा, ठीक है, वो पैसा लगाएगा और उस कंपनी का स्टार्टअप करेगा, क्योंकि उसको वहां पे औद्योगिकरण करना है। यानी कि अब वो मशीनों द्वारा कपड़े बनाएगा, जो जहाँ पे हाथों से दिन भर में 10 कपड़े बनते थे अब वो 100 बनेंगे, और 100-200 बनेंगे, चाहे जितने बने वहां पे, क्योंकि लेकिन उससे ज्यादा बनेंगे जहाँ पे मजदूर लोग बनाते थे, अब उससे ज्यादा ही बनेगा। क्योंकि औद्योगिकरण का मतलब तो यही है ना, औद्योगिकरण का मतलब अगर यही होता कि मजदूर बढ़ जाते, और तो इसका मतलब क्या हुआ, औद्योगिकरण का मतलब ही क्या हुआ कि मजदूर बढ़ा देता, तो ये औद्योगिकरण थोड़ी ना होता। औद्योगिकरण का मतलब ये कि यहाँ पे परिवर्तन हुआ और वहां पे तकनीक आ गई, ठीक है, तकनीक आ गई, क्या? मशीनों से काम होने लगा, मशीनों से काम होने लगा। हमने लिखवा दिया, यह उद्योग भारतीय लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, यह उद्योग भारतीयों द्वारा लगाया जा रहा था। और इसमें निवेश किसने करा था? द्वारका नाथ टैगोर ने, द्वारका नाथ टैगोर ने इसमें निवेश करा था, पूंजी निवेश करी थी। आप ये बात याद रखिएगा और ये नाम याद रखिएगा, द्वारका नाथ टैगोर, नाम लिख लीजिए, द्वारका नाथ टैगोर ने इसमें पूंजी निवेश किया था।
आपका क्वेश्चन था, हमने उसको दूर कर दिया, क्योंकि देखिए अब वो आप कहोगे कि अब भारतीय उसमें पूंजी कैसे लगा सकता है, हमने बताया ना, क्योंकि अब जब वो हाथों से कपड़ा बनाता था तो क्या उसको बेचता नहीं होगा, वो उसको भी बेचता होगा, तो उससे जो पैसे मिले होंगे उसको उसने इकट्ठा कर रखा होगा, उसी से निवेश करा था। तो क्या नाम याद कर लीजिएगा, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, बार बार इस नाम को रिपीट करिए ताकि आपको ये नाम याद हो जाए, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर ने क्या करा था, निवेश करा था इस फैक्ट्रियों में, यानी कि पैसे लगा के वो काम स्टार्टअप करा रहे थे कि अब यहाँ पे कि जो औद्योगिकरण होगा उसमें हम पैसा लगा रहे हैं, ताकि अब जो मशीन आएगी तो उससे जो कपड़ा उत्पन्न होगा वो हम विदेशों में जाके बेचेंगे, ठीक है, वो हम विदेशों में जाकर बेचेंगे। सन 1830 से 40 के दशक में उन्होंने संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी थी। इनको आप याद कर लीजिए, सन याद रखिएगा कब, 1930 से 1940 के दशक में, 1930 से 1940 के दशक में। अब जितनी भी ये बातें हमने बताई थी पहले स्टार्टअप में, लेकिन हमने क्या बताया था, जो हमने सन बताया था कि कब निर्यात कम होने लगा, वो आप याद रखिएगा, वो समय आप याद रखिएगा, और जो अब बताया जा रहा है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने समय लिखा ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने उस चीजों को बारीकियों से पढ़ा और उसको याद है आपको, ठीक है, उसको याद है, लिख लीजिए। कब, 1830 से 40 लिख दिया, आपको सब याद रहेगा। इसका अगला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, हमने क्या बताया, मजदूर भी बता दिया भारतीयों ने ही। अब पूंजी किसने लगाई, भारतीय ने ही। फैक्ट्री चला कौन रहा था, भारतीय ही चला रहे थे, ठीक है, भारतीय ही फैक्ट्री भी चला रहे थे। हमारे तीनों क्वेश्चन जो हमने पहले आपसे पूछे थे उन तीनों का ये जवाब है, ठीक है। और किसने निवेश करा था, द्वारकानाथ टैगोर ने, द्वारकानाथ टैगोर ने ही निवेश करा था, ठीक है। अब ये बात आपको लिखनी नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो जब निवेश कर रहे हैं तो वो जो पैसे आ रहे हैं वो कहीं और से नहीं, उन्होंने जब वहां पे जब खुद जो वहां पे हस्त निर्मित वस्तुएं बनती थी उनको बेच के जो उन्होंने पैसे बचा कर रखे तो उसी से ही निवेश करा था, ठीक है। जमशेद जी, ठीक है, जमशेद जी की बात करते हैं। अब ये आप कहेंगे जमशेद जी कौन है, ठीक है, जमशेद जी कौन है, इनको लिखिएगा जमशेद जी कौन है, ठीक है, नाम बताते हैं आपको। आपको ये नाम याद हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर, लेकिन आपको ये नहीं याद होगा जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जो हम अभी लिखने जा रहे हैं ये आपको नहीं याद होगा, याद करने में टाइम लगेगा, याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें ये याद रहेगा कि किसने पूंजी निवेश करी थी, द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर ने पूंजी निवेश करी थी उस कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है, पूंजी निवेश करी थी उस कंपनी को चलाने के लिए। और जमशेद जी ने क्या करा था, हमने यहाँ पे जमशेद जी क्यों लिखा है, ठीक है, जमशेद जी ने क्या करा था अब इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए कंपनी के मजदूर कहाँ से आए, भारतीय थे, ठीक है, कंपनी चला कौन रहा है, भारतीय चला रहा है, और कंपनी को जो निवेश करा जा रहा है वो भारतीय पैसा दे रहे हैं उसको चलाने के लिए। और जो उपनिवेश स्थापित करा है किसने, ब्रिटिश ने शासन करा है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक है, औद्योगिकरण हो रहा है। और अमेरिका ने यहाँ से रेशम, यानी कि रेशम की बात करी जा रही है, यानी कि कपास की समझ लीजिए, ठीक है, कपास कच्चे माल की मांग क्यों करी थी, क्योंकि उनको पता था इसका उत्पादन यहाँ पे सबसे अच्छा होता है, भारत में सबसे अच्छा होता है बाकी देशों के मुकाबले। तो उन्होंने क्या करा, हमें बस कच्चा माल दे दो, हम इसका उत्पादन करके हम इसको कपड़े बना के हम बेच देंगे, बस हमें क्या चाहिए, हमें भारत का कच्चा माल चाहिए जो यहाँ पे कपास उत्पन्न होता है, उनको ये चाहिए था। तो उन्होंने जब मांगा तो यहाँ से उनको भेजा तो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ती गई, उसकी मांग बढ़ी तो उसकी कीमत बढ़ गई, और जब कीमत बढ़ गई तो जब भारतीय लोग ही उसको नहीं खरीद पा रहे तो उस कपास को, तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, वो क्या करने लगे, किसानी करने लगे। और फिर धीरे से क्या हुआ कि जब वहां पे उन्होंने पूरा नियम कानून से जब वहां पे फैक्ट्रियां खोली, तो अब देखा जा रहा है कि जब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर की बात आ रही है, अब उनको पैसा भी दिया जा रहा था, ठीक है, अब उनको पैसा भी दिया जा रहा था। पहले क्या करा जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे, इसीलिए वो मजदूर चले गए थे, लेकिन अब उनको पैसे भी दिए जा रहे थे,
ठीक है, नुसीर बनाजी। अब इनको हम समझेंगे। ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, ये दोनों एक ही नाम है। टाटा के विशाल औद्योगिक, ठीक है, टाटा के और विशाल औद्योगिक लिख लीजिएगा। टाटा के विशाल औद्योगिक, क्योंकि अब देखिए अब वहां पे अलग अलग कंपनियां आ रही, कह रही कि आप हमारे यहाँ से कपड़ा लेके आप यहाँ पे बनाइए। अब क्योंकि वो आएंगे, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए, ठीक है, फैक्ट्रियां खुल गई तो अब उसमें सब अपने अपने देश के कपड़े लेके आएंगे कि हाँ हमें यहाँ पे बनाओ, हमें भी यहाँ पे व्यापार करना है, ठीक है, हमें भी यहाँ पे व्यापार करना है, ठीक है। विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया, विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया आपने, उसके आगे के पॉइंट्स लिखे। ठीक है, हमने क्या बताया उसमें निवेश करने वाले का नाम बताया सबसे पहले। अब उसमें जिसने पहले कपड़ा बनाने के लिए अपने आगे कपड़े भेजे, हमने उसका भी नाम बता दिया। अब बात करते हैं, हमने क्या बताया था। अब ये आप इसको लिखना पड़ेगा कि अब जो उन्होंने निवेश करा था ये पैसे आए कहाँ से थे, ठीक है, ये पैसे आए कहाँ थे। अब उनको लिखना पड़ेगा कि ये पैसे आए कहाँ थे, ठीक है, ये पैसे आए कहाँ से थे जो उन्होंने निवेश करे थे, उससे पहले ये लिखिए, ठीक है। बिरला जो मारवाड़ी, क्या बताया, मारवाड़ी समूह के सदस्य थे, ठीक है। आप कहोगे इनका नाम क्यों बताया जा रहा है, ठीक है, इनका नाम क्यों बताया जा रहा। बिरला जो मारवाड़ी समूह के सदस्य थे, ये कौन थे, ठीक है, ये सदस्य थे किसके, मारवाड़ी समूह के सदस्य थे। उन्होंने कपड़ा उद्योग के व्यापार में इन्होंने ही प्रारंभ करा था, ठीक है, किसने, बिरला ने, ठीक है, बिरला, इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन थे, मारवाड़ी समूह के सदस्य थे, मारवाड़ी समूह के सदस्य थे। उन्होंने कपड़ा उद्योग के व्यापार में, उन्होंने कपड़ा उद्योग के व्यापार में, कपड़ा उद्योग के व्यापार में उद्योग प्रारंभ, ठीक है, नाम याद रखिएगा। प्रारंभ किसने करा, ठीक है, प्रारंभ किसने करा, निवेश किसने करा, और सबसे पहले उसने कपड़ा बनने के लिए किसने दिया था उसका भी नाम हमने बताया, वो भी आपने लिखा। अब ये लिखिए, बिरला जो मारवाड़ी समूह के सदस्य थे, उन्होंने कपड़ा उद्योग के व्यापार से उद्योग प्रारंभ किया, से उद्योग प्रारंभ करा। अब क्या करा इसके आगे, इन भारतीय उद्यमी के पास पैसे कहां से आए, ठीक है, इन ठीक है। अब बताना पड़ेगा कि कहां से आए थे उनके पास पैसे, ठीक है, अब बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसे कहां से आए थे। इन्होंने पैसे चीन के साथ किए गए व्यापार, यानी कि उन्होंने चीन के साथ व्यापार करा था, उससे जो पैसा प्राप्त हुआ था वो लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने चीन के साथ किए गए व्यापार में, और ठीक है, चीन के साथ व्यापार करा था, और किसके साथ व्यापार करा था, ठीक है, चीन के साथ व्यापार करा था, और
रेशम को भारत से इंग्लैंड में क्या कच्चा माल भेजा जाता था। इंग्लैंड में क्या करा जाता था, कपास, खाली कपास भेजा जाता था, कपड़े बनाकर नहीं भेजे जाते थे, खाली कपास की बात करी जा रही है। तो रेशम को नाम जरूर याद रखिएगा, किससे किससे, भारत ने चीन और इंग्लैंड से, इंग्लैंड में क्या करा जाता था, कच्चा माल भेजा जाता था, और चीन में कपड़े बनाकर भेजे जाते थे। ठीक है, कपड़े बनाकर भेजे जाते थे। इंग्लैंड पहुंचने के क्रम में कमाए थे। ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए जो उन्होंने निवेश करा, तो आपने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कंपनियों में काम करना छोड़ दिया था। अब जब उन्होंने कंपनियों में काम करना छोड़ दिया तो उनके पास पैसे कहाँ से आए। तो इससे पहले वो हस्तनिर्मित वस्तुएं भी तो बेचते थे, वो भी तो आपको याद रखना है ना। तो बातें आपको यहाँ पे लिखने पड़ेगी। मजदूर कहाँ से आए थे, ठीक है, मजदूर कहाँ से आए थे उनको समझते, ठीक है। मजदूर कहाँ से आए थे, लिख लीजिए, मजदूर कहाँ से आए थे। ठीक है, मजदूर कहाँ से आए थे, अब ये हम समझेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया, सब तो हमने बता दिया। ठीक है, अब क्या बताया, कपड़ा किसने सबसे पहले वहां पे बनने के लिए दिया फैक्ट्री में, वो भी निवेश किसने करा। ठीक है, अब मजदूर की बात आती है। मजदूर, क्योंकि फैक्ट्री अपने आप नहीं चलेगी, फैक्ट्री को चलाने के लिए भी मजदूर लगेंगे। ठीक है, फैक्ट्री को चलाने के लिए भी मजदूर लगेगा। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम कर रहे थे। ठीक है, 5,84,000। ठीक है, 5,84,000 ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। इसके बाद अभी बताते इसके बाद आंकड़ा इसका बढ़ क्यों गया था। ठीक है, इसके बाद इसका आंकड़ा बढ़ा था, जितने मजदूर थे उनकी संख्या बढ़ी थी, क्यों बढ़ी थी ये भी हम बताएंगे। लेकिन हमें पहले क्या लिखना है, 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में, 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में कितने, 5,84,000, और समय क्या था, 1901। ठीक है, 1901 में कितने, 5,84,000 लोग मजदूर थे। अब ये आगे संख्या इनकी कैसे बढ़ गई। ठीक है, अभी क्या है, 5,84,000 मजदूर। जब शुरुआत की बात करी जा रही है, 19वीं सदी की शुरुआत की बात करी जा रही है 1901 में। ठीक है, 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद इनकी संख्या बढ़ी थी, 1946 में, 1946 तक यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 24,36,000 हो गई थी, 24,36,000 हो गई थी। लेकिन हमें समय भी याद रखना पड़ेगा, कब, 1946 तक, 1946 तक यह संख्या बढ़कर ठीक है, वहां पे कितने मजदूर, पहले कितने मजदूर थे, हमने पहले क्या बताया, 5,84,000, 5,84,000 कब, 1901 में। लेकिन अब बात करते हैं 1946 की। 1946 में वहां पे मजदूर की संख्या कितनी हो गई, 24,36,000 मजदूर हो गए, क्योंकि वहां पे संख्या बढ़ गई। क्योंकि देखिए, जब वहां पे ज्यादा उत्पादन होने लगा तो ज्यादा उत्पादन के लिए अब वहां पे मजदूर भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों में जब काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर दिन में जितने लोग काम कर रहे हैं तो अब उनका एक समय निश्चित होगा ना, क्या वो लोग 24 घंटे काम करेंगे, नहीं। जब वो जाएंगे तो उनके बाद भी
जो मजदूर काम करते तो उनको भी वेतन देना पड़ेगा, तो इसलिए उनके पास क्या हो गया, मजदूरों की संख्या कब बढ़ी थी, 1946 तक यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 24,36,000 हो गई थी मजदूरों की संख्या। ज्यादातर औद्योगिक इलाके मजदूर आसपास के जिलों से आते थे, ठीक है। जहाँ पे फैक्ट्रियां थी ना, ज्यादातर मजदूर कहाँ से आते थे, जो उसके पास से उसके आसपास से आते थे। ये नहीं कि दूसरे देश से चला आ रहा है आदमी मजदूरी करने के लिए, ठीक है, दूसरे देश से नहीं आएगा मजदूरी करने के लिए। तो ये भी बात आपको क्या लिखनी पड़ेगी, ज्यादातर औद्योगिक इलाके से, ठीक है। क्या लिखेंगे, ज्यादातर इलाके से मजदूर आते थे। नहीं दिख रहा होगा आपको, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या ज्यादातर औद्योगिक इलाके के आसपास से मजदूर आते थे वहां पे काम करने के लिए, ठीक है, वहां पे काम करने के लिए, कहाँ पे, फैक्ट्रियों में। क्या बताया, जहाँ पे फैक्ट्रियां मौजूद थी वहीं के उसी के आसपास से इलाके से आते थे वहां पे मजदूरी करने। जैसे कि मुंबई से कहाँ से आते, मुंबई में अगर कंपनी है तो वहां से कहाँ से, आसपास के इलाके से, यानी कि रत्नागिरी से, ठीक है। अगर कानपुर में कंपनी है तो यहाँ कानपुर के जिले के ही लोग आते थे वहां पे मजदूरी करने के लिए, ठीक है। ऐसे करके आंकड़ा लगाया जा रहा है। अब ये नहीं कि एक ही जगह वहां पे कितने लोग, 2,34,000 लोग एक जगह के लोग ही नहीं रहेंगे, वहां पे अलग अलग जगह का, लेकिन कुल मिला के आंकड़ा लगाया जा रहा है। और लेकिन जब 1946 की बात आई थी तो वहां पे आंकड़ा कितना हो गया था, 1946 की बात आई थी, वहां पे आंकड़ा हो गया था 24,36,000। ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि मजदूरों की संख्या कैसे बढ़ी थी, ठीक है, मजदूरों की संख्या कैसे बढ़ी थी। लिखेंगे आप, जैसे मुंबई से, अगर मुंबई में अगर कंपनी है तो वहां के आसपास के इलाके से, यानी कि रत्नागिरी से, ठीक है। अब ये इलाका कहाँ है, मुंबई के अंदर ही है, तो वहीं आसपास के लोग तो वहां पे आएंगे मजदूरी करने के लिए, कहाँ पे, मुंबई में ही, ठीक है, मुंबई में ही आएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मुंबई में ज्यादातर रत्नागिरी के जिलों से मजदूर आते थे। लिखना पड़ेगा, ये सभी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। क्या, मुंबई में ज्यादातर रत्नागिरी से मजदूर आते थे वहां पे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। और कानपुर जिलों के मिलों में काम करने के लिए वाले ज्यादातर कहाँ से आते थे, कानपुर जिले से ही आएंगे। हमने क्या बताया कि ज्यादातर मजदूर कहाँ से आते थे, उसी इलाके से आते थे जिस इलाके में वहां पे फैक्ट्री वहां पे खुली है, ठीक है, जिस इलाके में वहां पे फैक्ट्रियां आई है, ठीक है। मुंबई में ज्यादातर कहाँ से आते, रत्नागिरी से। अब क्या लिखेंगे, कानपुर के बस 2 ही उदाहरण लिखने हैं आपको, ठीक है, 2 ही उदाहरण लिखने हैं। दो ही उदाहरण लिखने हैं, कहाँ पे, एक मुंबई को और दूसरा किसको लेकर उदाहरण लिखना है, दूसरा कानपुर को उदाहरण लेकर लिखना है कि कानपुर में कौन से जिले के लोग आते थे, कि कानपुर में अगर कंपनियां खुली तो कहाँ के लोग आएंगे, खाली कानपुर के लोग ही आएंगे वहां पे काम करने के लिए, ठीक है, खाली कानपुर के लोग ही आएंगे वहां पर काम करने। और उद्योगपति नए मजदूर की भर्ती के लिए, क्या, अब नए मजदूर, अगर कोई दूसरा मजदूर आएगा तो उसके लिए एक मैनेजर होगा, तो उसको क्या नाम दिया जा रहा है, यहाँ पे जॉबर नाम दिया जा रहा है, जॉबर। अब ये कौन, उद्योगपति नए मजदूर की भर्ती के लिए जॉबर रखता था। लिख लीजिए, उद्योगपति नए मजदूर की भर्ती के लिए जॉबर रखता था। समझ रहे हो आप।
जॉबर क्या होता था, आप पूछोगे जॉबर होता क्या था, ठीक है। जॉबर कौन होता था, जो उद्योगपति होता था, उसका उसका कोई, जैसे आप कहते नहीं किसी का खास आदमी है, तो वो क्या करता था, जो उसका विश्वास होता था, यानी जो जिस पे उसका विश्वास होता था वो उसको ही रखता था, और उसको क्या बोलते हैं, उसको जॉबर बोलते हैं वहां पे। क्योंकि जो नया मजदूर आएगा पहले उससे मिलेगा, तब वो उसको भर्ती करेगा नए मजदूर के रूप में, ठीक है। उसको मजदूरी करने के लिए सबसे पहले किससे मिलना पड़ेगा, जॉबर से। तो जॉबर या कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, लिख लीजिए, जॉबर ब्रैकेट में करके लिखेगा, यह कोई उद्योगपति का विश्वस्त कर्मचारी होता था। जो नए मजदूरों की भर्ती करता था, जो नए मजदूरों की भर्ती करता था। ठीक है, खाली इतना ही लिखना पड़ेगा, जॉबर कौन था, जो नए मजदूरों की भर्ती करता था, और ये कौन होता था, जो उद्योगपति होता था, उसी का कोई विश्वस्त कर्मचारी होता था। कौन विश्वस्त कर्मचारी होता था, वह गांव के लोगों को लाता था, काम के भरोसा दिलाता था, और उसकी मदद करता था, ठीक है। वह गांव के लोगों को लाता था, वह गांव के लोगों को काम के भरोसे लाता था और काम करवाता था, ठीक है। जॉबर और कोई नहीं, कौन होता था, उद्योगपति का कौन होता था, विश्वस्त कर्मचारी होता था, ठीक है। आज का सेशन हमारा यहीं तक है, और इसके आगे के सेशन में हम समझेंगे कि जो जॉबर वो उन लोगों को नौकरी देता था, ठीक है। जो लोगों को नौकरी देता था, कर्मचारियों को कहाँ से लाता था, गांव से लाता था, ठीक है। गांव से पकड़ के लाता था कि चलो हम तुम्हें अपने यहाँ पे रोजगार देंगे। जो लोग कहाँ चले गए थे, किसान बनने के लिए चले गए थे, ठीक है। अगले सेशन में बात करेंगे औद्योगिक का अनुपात विकास कैसे हुआ, ठीक है। औद्योगिक का अनुपात का विकास कैसे हुआ, ठीक है। इसके आगे के सेशन में हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।